चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लेट्स सपोज लव मेजर नहीं किया जा सकता, हेट मेजर नहीं की जा सकती, एंगर मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो सी हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे इसके बाद वो होंगे एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे किसी चीज़ की लेंथ आपको मेजर करनी है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। लेंथ का यूनिट है मीटर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। फिर आ जाता है मास, इसका यूनिट है किलोग्राम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। टन टाइम, इट्स यूनिट इज सेकेंड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। टेम्परेचर, its unit is Kelvin। रिप्रेजेंट करते हैं K से। Then amount of substance, इसको मेजर करते हैं मोल से। इसका यूनिट है मोल। रिप्रेजेंट करते हैं mol। और अमाउंट ऑफ करंट, इसका यूनिट है एम्पेयर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली वो बेस क्वांटिटीज हैं जिनसे फिजिक्स में हर किस्म का फॉर्मूला डिराइव होता है, हर किस्म की क्वांटिटी डिराइव करते हैं। इन 7 के 7 क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज और इनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। ओके, अब बेस यूनिट के बाद हम बात करते हैं डिराइव यूनिट्स की कि डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं। ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए, दीज ऑल आर बेस यूनिट्स। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे वो डिराइव क्वांटिटीज होंगी और उनके यूनिट्स इन्हीं यूनिट से डिराइव्ड होंगे। डिराइव यूनिट्स में हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, अब हमें पता है कि फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू mn। और यहाँ मास का यूनिट होगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो सा फोर्स का यूनिट होगा वो डिराइव यूनिट होगा जो कि इन बेस यूनिट से डिराइव हुआ होगा। लेट्स सपोज किलोग्राम बेस यूनिट, मीटर बेस यूनिट, सेकंड बेस यूनिट। तो इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमारे बेस यूनिट से डिराइव होती हैं, उन क्वांटिटीज को हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज के बाद प्रीफिक्सेस की। फिजिक्स के अंदर हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं जिनमें हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत होती है। अब प्रीफिक्सेस होते हैं क्या? लेट्स सपोज आपका एक आंसर आता है 2 0 0 0 0 0 0। अब आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते हमेशा, तो आप लिख देते हैं 2 × 10⁻⁶। अब ये जो 10⁻⁶ है, दिस इज आवर प्रीफिक्स। ओके, अब ये जो प्रीफिक्सेस हैं 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻3, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, इनके अपने अपने एक हम इनको इनके डिफरेंट नेम्स हैं जिनसे हम इनको कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10⁻⁴
3 is called kilo. Let's suppose हमारा आंसर आता है 2 into 10⁻³ meters. तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 kilometers. Okay, 10⁻³ is our prefix. Similarly, 10⁻⁶ is mega, 10⁻⁹ is giga, 10⁻⁻12 is टेरा. ओके, अब ये तो बात होगी उन प्रीफिक्सेस की जो कि जिनका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है. अब उन प्रीफिक्सेस का क्या जिनका एक्सपोनेंट नेगेटिव है. इसमें मैं एक और ऐड कर दूं, 10⁻² और 10⁻1 इज डेसी. ओके, तो अब ऐसे प्रीफिक्सेस जिनका एक्सपोनेंट माइनस में हो उनको हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज 10⁻⁻² सेंटी. लेट्स सपोज हमारा आंसर आता है 2 into 10⁻⁻² मीटर्स. तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर से. सिमिलरली 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो एंड 10⁻⁻12 इज पीको. ये वो प्रीफिक्सेस हैं जिनका हम अपनी कैलकुलेशन में यूज करते हैं और मोस्टली हमें जो सा हमारी कैलकुलेशन में डेटा दिया जाता है वो किलो, मेगा, मिली, सेंटी, पीको, नैनो, इस तरह के प्रीफिक्सेस में दिया जाता है. तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है प्रीफिक्स को देख के. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एक कांस्टेंट की जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट. एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है? हमने अभी पीछे बात की थी एक बेस यूनिट की जो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से. अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता क्या? फर्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसी है जैसे मैं कहूँ कि मुझे 1 किलो कोई भी फ्रूट चाहिए या मुझे 1 मीटर का कोई रूलर चाहिए. तो इसी तरह जो सा मोल होता है वो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है. अब ये बहुत लार्ज यूनिट होता है. लेट्स, ये मोस्टली हम एटम्स के लिए यूज़ करते हैं. मैं कहता हूँ कि आई नीड 1 मोल ऑफ कार्बन. अब 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि मुझे 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के चाहिए. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 12 ग्राम कार्बन चाहिए. तो क्योंकि एक एटम का मास बहुत 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 कम होता है, इसलिए 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होके ओनली 12 ग्राम कार्बन फॉर्म करते हैं. तो ये जो सा नंबर है 6.02 into 10⁻23, इस नंबर को बेसिकली हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट. ओके, अब नेक्स्ट अगली बात करते हैं. अगर मैं कहूँ आई नीड 1 मोल ऑफ पेंसिल्स. 1 मोल ऑफ पेंसिल्स का मतलब है मुझे 6.02 into 10⁻23 पेंसिल्स चाहिए होंगी. ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है. और अगर मैं कहूँ कि आई नीड 2 मोल ऑफ कार्बन, तो मुझे अब 1 मोल ऑफ कार्बन जो सा होता है वो 12 ग्राम के इक्वल होता है. तो अगर मैं कहता हूँ मुझे 2 मोल ऑफ कार्बन चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे 24 ग्राम कार्बन चाहिए. तो 24 ग्राम कार्बन एक रीजनेबल अमाउंट है जो मुझे मिल सकती है. तो ये एवोगैड्रो कांस्टेंट या मोल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी जो सी एक सिंगुलर क्वांटिटी जो सी होती है, एक उसका साइज बहुत स्मॉल होता है.
जैसे एटम का मास बहुत स्मॉल होता है, पेंसिल का मास या पेंसिल की जो सी वॉल्यूम है वो बहुत लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एन एटम। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन कोई ना हो, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। अब वो क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल लेंथ, एक मीटर रूल है, उसकी लेंथ है 1 मीटर बट उसकी डायरेक्शन कोई नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। मास, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 80 kg है, तो वो मैटर की वो अमाउंट है जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो उसके अंदर है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बट इट हैज़ अ पर्टिकुलर मास दैट इज इन kg, सो इट्स अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद टाइम, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 50 minutes, 70 minutes, whatever the minutes, जो भी टाइम है, मैग्नीट्यूड है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट इट हैज़ नो डायरेक्शन। तो इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दे हैव मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन। ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उन सारी की सारी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर, एक तो वेक्टर क्वांटिटीज है, एक वेक्टर इटसेल्फ कि वेक्टर होता क्या है। ओके, अब हमने लेट्स सपोज कहना है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हम डायरेक्शन को कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की जो सी वेलोसिटी है वो लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड है। तो अब ये इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन, ये दोनों इंफॉर्मेशन कंबाइन होके एक वेक्टर फॉर्म कर देंगे। ओके, अब हमने देखना है कि अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो हम उनको, उनकी कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं या हमें उनसे हम क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें। लेट्स सपोज एक प्लेन है, वो यू मूव करे विद सम स्पीड, लेट्स सपोज 100 मीटर पर सेकेंड, और जो सी विंड की डायरेक्शन है वो कुछ यूँ है, ये हम कहते हैं लेट्स सपोज ये है 15 मीटर पर सेकेंड। अब प्लेन मूव कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ और जो सी विंड है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो अब इन जो सा प्लेन है हमें देखना होगा कि जो सा प्लेन है एट द एंड वो कहाँ पे मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब वो जो सी डायरेक्शन होती है दैट इज बेसिकली द रिजल्टेंट वेक्टर। अब वो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन वेक्टर्स को ज्वाइन करना पड़ता है। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की हमें टेल को ज्वाइन करना पड़ता है और रिजल्टेंट के लिए
फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर ए, इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए यूँ हो गया, ओके, और वेक्टर बी अब आएगा यहाँ पे, वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड पे। डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और प्लेन किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट वेक्टर के टेल से रिजल्टेंट का टेल, लास्ट के हेड से रिजल्टेंट का हेड। सो दिस वेक्टर वुड बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आगे जाके जहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम ये रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लेट्स सपोज हमें दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। एक वेक्टर है कुछ यूँ, वेक्टर ए, एक वेक्टर है कुछ यूँ, वेक्टर बी। अगर तो हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड अप करना है तो हम क्या करेंगे? तो हमने जैसे इसके अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ किया, इसमें बेसिकली हमने वेक्टर्स को ऐड अप किया था। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। दिस इज वेक्टर ए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेंगे। वेक्टर बी, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी की टेल, और रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा वेक्टर ए की टेल से रिजल्टेंट का टेल, वेक्टर बी के हेड से रिजल्टेंट का हेड। सो दिस रिजल्टेंट विल गिव अस ए प्लस बी। ये एरोज में ऊपर डाल रहा हूँ, ये एरोज वेक्टर के सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर, ये आर जो है इट्स अ वेक्टर, ए इज ऑल्सो वेक्टर एंड बी इज ऑल्सो वेक्टर। अब अगर हमें कुछ यूँ करना है कि मैं चाहता हूँ कि आर रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमें ये करना है कि वेक्टर बी की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देना। लेट्स सपोज मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन को मैं करने लगा हूँ ऑपोजिट। वेक्टर बी की डायरेक्शन होनी चाहिए कुछ यूँ, बट यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्शन करूँगा ऑपोजिट, जो कि रिप्रेजेंट करेगा माइनस बी। जब भी आप वेक्टर की डायरेक्शन को ऑपोजिट करते हैं तो उसके साथ माइनस आ जाता है। उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो सी डायरेक्शन माइनस साइन जो सा ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन टोटली ऑपोजिट है। सो माय रिजल्टेंट वुड बी लाइक दिस। फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट का टेल, लास्ट वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड। सो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके ओके, इसके अलावा एक और बात इसी चैप्टर में मुझे जो आपको बतानी है वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में हम सुनते हैं, कोप्लेनर वेक्टर के बारे में सुनते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन के ऊपर फोर्सेस या एक ही प्लेन के ऊपर एक्सर्ट हो रहे हो। प्लेन मतलब कोई भी 2D फिगर, जैसे ये पेपर है इट्स अ प्लेन, कोई बुक है दैट इज अ प्लेन, मतलब कि जिसके अंदर थर्ड डायमेंशन ना हो दैट इज अ प्लेन। तो एक ही प्लेन के अंदर जोन से भी वेक्टर्स एक फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। इसके अलावा अगर कुछ यूं हो जाता है कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए कुछ यूं, वेक्टर बी कुछ यूं और वेक्टर सी कुछ यूं। अब ए, बी और सी इन तीनों वेक्टर्स ने मिलकर एक क्लोज्ड ट्राइंगल फॉर्म करती है या एक क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म करती है। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स मिलकर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म करते हैं
तो उनका रिजल्टेंट हो जाता है 0। इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा 0 बिकॉज इन तीनों वेक्टर्स ने मिलकर क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म कर दिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। और क्वेश्चंस में ये होता है कि जहाँ पे बात की जाती है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आप हमारा जो सा रिजल्टेंट फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 0 है। दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। आगे जब हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम और डिटेल में और डेप्थ में डिस्कस करेंगे जो सी प्रॉब्लम्स आपको पेपर में आएंगी। सारे का सारा एम ये होगा कि हम जो सा फोकस होगा वो होंगे पास्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स के प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स के प्रॉब्लम्स को क्रैक कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू रह जाता है आपको एक अच्छा ग्रेड स्कोर करने से। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो, लेट्स सपोज वेक्टर जिसका वेक्टर ए जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है, आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, तो उसके लिए उसको करने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको देखना है कि वेक्टर की डायरेक्शन जो सी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी है। मतलब कि अगर ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेकर वेक्टर तक का एंगल जो सा है वो कितना है। ओके, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट। इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में पड़ती है। वो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपको क्या बेनिफिट दे सकता है। फिलहाल आपको ये देखना है कि आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वेक्टर से और एक वेक्टर से वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर ए है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए एच से। ए एच मेरा इक्वल होगा ए cos of theta again, where a would be the magnitude of the vector and theta would be the angle from positive x axis, from positive x axis। एंगल आपने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही कंसीडर करना आपने लेना है जब भी आपने किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो। सिमिलरली फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, माय वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू a sin of theta, where a is the magnitude, theta is the angle from positive x axis। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपने उसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में लिखना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में लिखना है, तो आप यूज करेंगे a cos of theta फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, a sin of theta फॉर वर्टिकल कंपोनेंट।